This conference will now be recorded. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. My name is Apratim Pandey, and I'm a part of Busy Technical team. First of all, I would like to welcome you all on behalf of KG Software. We would like to welcome you today for this webinar. आज की इस वेबिनार में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिकंसाइल योर GSTR 2 एंड 2A विद बिजी, और उसके साथ में जो सबसे मेन टॉपिक है वो GSTR 2B रिकंसिलेशन और उसका इम्पैक्ट GSTR 3B पे क्या आएगा, हम उसके बारे में आज अपने इस वेबिनार में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्यूरिंग द सेशन आप सभी लोग अपना माइक जो है कि म्यूट करके रखें, और किसी को भी किसी टाइप की क्वेरीज आती हैं उस टाइम पे तो आप अपनी क्वेरीज को अपने पास में नोट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। तो उस टाइम पे हम आपका जो भी क्वेरीज होगी आज के वेबिनार के रिलेटेड, उस पे हम आपके क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में जो हम मेन देखेंगे बेसिकली कुछ पॉइंट्स है ऑनलाइन फीचर्स। ऑनलाइन फीचर्स में बिजी किस टाइप की बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा उसमें देखेंगे, और जीएसटी रिटर्न्स कितने हैं बिजी के अंदर अवेलेबल, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। मेन जो हमारा टॉपिक है आज का GSTR 2A और 2B रिकंसिलेशन, इसको आज डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। और नया हमारा एक जो फीचर्स है ITC टैगिंग रजिस्टर का, जो कि आप लोगों के को बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो हम इसे भी प्रैक्टिकल तरीके में आज बिजी के अंदर देखेंगे कि ये किस तरीके से हमने बिजी में प्रोवाइड किया है और ये आज के डेट में क्यों ये चेंजेस हमने बिजी के अंदर दिया। इस सारे चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ अब चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बिजी में कुछ फीचर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसको हम ऑनलाइन फीचर्स के नाम से यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ई इनवाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 अक्टूबर 2020 से कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अब अपनी सेल्स वाउचर को या जो भी डेबिट क्रेडिट नोट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है उसको आपको डायरेक्टली जो है कि ई इनवाइस पोर्टल के ऊपर अपलोड करके वहां से रेफरेंस नंबर लेना होता है। वो अपने आप को म्यूट करें प्लीज। तो हम ई इनवाइस के टॉपिक पे थे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ई इनवाइस अभी रिसेंटली 1 जनवरी से 100 करोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में ये टर्नओवर की जो लिमिट है और भी कम होगी। तो बिजी के अंदर 1 अक्टूबर से 100 ऑफ कस्टमर्स जो है कि थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर डेली बेसिस पे ई इनवाइस जनरेट कर रहे हैं। इसमें आपको इसमें आपको बिजी में रहते हुए ही आप ई इनवाइस जनरेट कर पाएंगे विद इन अ सिंगल क्लिक, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट इस ऑनलाइन फीचर्स में इंक्लूड किया है वो है ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन। आप में से कई लोग ये फीचर बिजी का यूज भी करते होंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी गुड्स को मूव कराने के लिए आपको उस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट या उस चालान नंबर के अगेंस्ट आपको ई वे बिल नंबर होना कंपल्सरी होता है। तो इसके अंदर भी आपको बिजी में ही रहना है, आपको अलग से ई वे बिल की वेबसाइट वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं है। बिजी में सेल वाउचर आप बनाएंगे और उसी टाइम पे ही आपका विद इन अ सिंगल क्लिक ई वे बिल जनरेट भी हो जाता है और आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर मैंने जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट रखा है वो GSTR रिकंसिलेशन है। आज हम GSTR रिकंसिलेशन की ही डिटेल में
और विथ प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से यूज करेंगे। तो जीएसटीआर रिकंसिलेशन में मेनली हमने स्टार्टिंग में जो है कि जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन का प्रोविजन प्रोवाइड किया था, जिसमें आपकी जो परचेज है एज पर बुक्स और जो परचेज है एज पर पोर्टल उसको रिकंसाइल करके बिजी आपको तुरंत दिखा देता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें रखा है वो है वैलिडेट जीएसटीएन ऑनलाइन। ये फीचर क्या करता है कि जैसा आपको पता होगा कि कई बार जब आप अपनी जीएसटीआर 1 की जीएसएन फाइल गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो कई बार वो आपको ऐसा एरर देता है कि डाउनलोड लेटेस्ट ऑफलाइन टूल देन जनरेट जीएसएन। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप जो जीएसटी नंबर अपने पार्टीज का ऐड करते हैं मास्टर्स के अंदर, तो वो जीएसटी नंबर में गलतियां होती हैं। तो ये फीचर हमने बिजी में दिया हुआ है कि आप विद इन अ सिंगल क्लिक जितने भी पार्टीज आपने बिजी के अंदर बनाए हुए हैं उनकी जीएसटी नंबर की जो ऑथेंटिसिटी है उसको बिजी पोर्टल से चेक कर लेता है। अगर किसी तरीके की उसमें कोई गलती है या वो जीएसटी नंबर आपका कैंसिल हो चुका है तो बिजी आपको उस रिपोर्ट में दिखा देता है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें रखा है मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप का फीचर बिजी ने प्रोवाइड किया था बिजी 18 के साथ। इसके अंदर हम आप जो है कि सेल्स ऑर्डर और रिसीव की एंट्री ट्रांजैक्शन फीड कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने मोबाइल के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और उस मोबाइल ऐप के जरिए जो भी पीडीएफ या उस ट्रांजेक्शन्स वगैरह की पीडीएफ डायरेक्टली आप कस्टमर्स के मेल पे या व्हाट्सएप पे उस मोबाइल ऐप के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। फिर रिसेंटली हमने बिजी 18 के अंदर ऑटोमेटिक डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया, जिसके अंदर अगर आप अपनी इनवाइसेस को डायरेक्टली पार्टीज को ईमेल करते हैं तो आप जो है कि उस इनवाइस के ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है कि लगा करके मेल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ अदर फीचर्स सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला हमने प्रोविजन लिया हुआ है ऑटोमेटिक बैकअप का। इसके लिए बिजी ने एक बिजी एजेंट करके यूटिलिटी बनाई। इसका काम क्या है कि दिन में 3 बार जो भी आप टाइम पे स्पेसिफाई कर देंगे तो इसका काम है आपके डेटा का डेली बेसिस पे बैकअप लेना, और बैकअप लेने के बाद आपको एक ईमेल या एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके इस कंपनी का बैकअप इतने बजे सक्सेसफुली ले लिया गया, या कोई एरर वगैरह होगी तो आपको उसके अंदर मैसेज या नोटिफिकेशन मिल जाता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी की इस रीजन से बैकअप नहीं हुआ है। ये फीचर इसलिए दिया गया क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन चीजें बढ़ती गई उसी तरीके से साइबर क्राइम भी बढ़ता गया, तो आपके सिस्टम पे वायरस वगैरह का भी प्रोविजन है। तो बिजी ने ये टूल दिया हुआ है कि आप अपने कंपनीज का अपने डेटास का बैकअप ऑटोमेटिकली लेते रहें। फिर एक इसमें नेक्स्ट एक हमने मोबाइल एप्लीकेशन और भी दिया हुआ है जिसका नाम है बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस एप्लीकेशन। इसका क्या काम है कि जैसे ही कोई एक इनवाइस बने या कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह बने तो एक नोटिफिकेशन आपके कस्टमर को या आपके जो बिजनेस का ओनर है उसके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो आप इसको इस एप्लीकेशन को आप बिजी का व्हाट्सएप एप्लीकेशन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, आप अपने ऑफिस में नहीं रहते हैं, आपने ये फीचर यूज किया हुआ है, तो जो भी ट्रांजैक्शन आपके कंपनी में टाइम टू टाइम बन रही है विद इन अ सेकेंड आपके मोबाइल ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन विद पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिजनेस ओनर के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने रखा हुआ है बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में वो परचेज बन करके सामने वाली पार्टी के पास आ जाती है। तो इसी तरीके से अगर दो कस्टमर जो एक सेलर हैं और जो दूसरा बायर हैं दोनों बिजी यूज करते हैं तो इनकी सेल इनवाइस ऑटोमेटिकली उनके पास एज अ परचेज इनवाइस इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, उनको मैनुअल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने सेल इनवाइस में डेटा फीड किया, मान लीजिए 100-200 आइटम्स थे उस इनवाइस के ऊपर, तो जो परचेजर है उसको मैनुअली वो सारी इंफॉर्मेशन को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो एक बार देख लेंगे कि सारे इनवाइसेस वगैरह सही हैं तो वो सेव कर सकते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें है कि आपका जो भी इनवाइस फॉर्मेट प्रिंट होता है, आप अपने किसी भी रीजनल लैंग्वेज में इनवाइस फॉर्मेट को प्रिंट करा सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो आप उसको अपने इनवाइसेस को प्रिंट करा सकते हैं। रिसेंटली हमने क्यूआर कोड का भी प्रोविजन बिजी के अंदर प्रोवाइड किया है,
जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में पेमेंट जो होता है बेसिकली QR कोड स्कैन करके गूगल पे, फोन पे या और भी जो एप्लीकेशंस हैं उसको स्कैन करके लोग पेमेंट करते हैं। तो बिजी में हमने प्रोविजन दिया हुआ है कि आप अपने इनवाइस के ऊपर वो QR कोड बिजी के द्वारा जनरेटेड QR कोड को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही कोई इस QR कोड को स्कैन करेगा तो आपका जो UPI डिटेल्स है वो और साथ में उस वाउचर का जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन पे स्कैन हो करके आ जाएगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं जिसका नाम है GST रिटर्न्स इन बिजी। तो इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कशन करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि बिजी के अंदर कितने टाइप की GST रिटर्न्स अवेलेबल हैं। तो GSTR1 इसके अंदर है, जो पहला है हमें फाइल करना पड़ता है। तो जितनी भी तरीके की कुछ एरर्स होनी चाहिए आपके एक सप्लाई आउटवर्ड ट्रांजेक्शन्स के अंदर, तो 98% टू 99% एरर बिजी आपको दिखा देता है। जो 1% की बात मैं कर रहा हूं तो वो 1% सिर्फ GST नंबर ऐसे होते हैं जो गलत हैं। तो उसके लिए भी हमने टूल दिया हुआ है वैलिडेट ऑनलाइन, तो आप उसको भी करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो GSTR1 बिजी से डायरेक्टली जेसन फाइल अपलोड हो जाती है और आपको सीधे पोर्टल पे अपलोड करना होता है। जेसन के अलावा आप CSV फाइल भी एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट की जो ऑफलाइन टूल होती है उसके अंदर आप इंपोर्ट करके वहां से जेसन फाइल बना सकते हैं। फिर GSTR2 है। GSTR2 जो परचेज के लिए रिटर्न बनती है, चूंकि ये अपलोड नहीं होती पोर्टल पे, तो ये व्यू मोड में भी अवेलेबल है और आप नॉर्मल एक्सेल सीट में निकाल सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। हाँ जी सर। GST इसको आप देख सकते हैं। पार्ट बेसिक राइटर्स है ना हमारे जो, जी उसको मैंने एड्रेस विथ एड्रेस निकालना था, जी वो कैसे निकलेंगे हम बेसिक में से? फिर नेक्स्ट GSTR3 भी है, तो जो कि ये मंथली रिटर्न फाइल होती है जिसमें एक समरी आती है कि टोटल सेल्स क्या रही और टोटल परचेज क्या रही और नेट जो पेमेंट होती है, तो उसकी जो डिटेल्स आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, तो वो भी बिजी के अंदर जेसन फाइल निकाल करके आप पोर्टल पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल में और बिजी के प्लेन एक्सेल से भी आप निकाल सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है GSTR4 एनुअल रिटर्न। ये जो है कि कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते हैं ये उनके लिए वो रिटर्न है। तो एनुअल रिटर्न भी जेसन फाइल और गवर्नमेंट टेम्पलेट में एक्सपोर्ट होती है, आप उसको डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड करा सकते हैं। CMP08 जो GST कंपोजिशन की जो क्वार्टरली रिटर्न होती है जिसमें उनको पेमेंट करना होता है, तो ये व्यू मोड में है, आप उसको देख करके पोर्टल पे फिगर्स को अपडेट कर सकते हैं। ITC4 जॉब वर्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब वर्क का काम करते हैं तो उनका भी हमने इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। ITC04 की जो GST जो रिटर्न है वो आपकी जेसन फॉर्मेट में और प्लेन गवर्नमेंट टेम्पलेट फॉर्मेट में निकलती है, आप उसको यूज करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। GSTR6 का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, जो बेसिकली जो ITC डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो एक कंपनी होती है उनकी जो ब्रांचेस होते हैं उनके बीच में जो ITC डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए प्रोविजन अवेलेबल है। जनरली ये बिजी में लोग यूज कम करते हैं। फिर रिफंड स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी टाइप की रिफंड स्टेटमेंट्स होती हैं वो बिजी के अंदर अवेलेबल हैं, आप बिजी से जेसन निकाल करके डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। GSTR9 हमने व्यू मोड में दिया हुआ है, जितनी भी डेटा बिजी के अंदर हम फीड कराते हैं उसका हम लगभग सारे सेक्शंस हम बिजी के अंदर दिखा देते हैं और भी जो चीजें हैं वो अलग से किसी रिपोर्ट में मिलती है। तो व्यू मोड में है GSTR9, वो आप उसको देख करके अपनी GSTR9 भी आसानी तरीके से अपलोड कर सकते हैं। 9A जो कंपोजिशन का एनुअल रिटर्न था जो कि अब बंद होकर के GSTR4 कर दिया है, ये भी व्यू मोड में अवेलेबल है। अब हम आज की अपनी मेन टॉपिक पे चलते हैं, तो GSTR रिकंसिलेशन। इसमें बिजी के अंदर कितने तरीके की रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो पहला आता है GSTR 2A रिकंसिलेशन। जब बिजी 18 हमने इंट्रोड्यूस किया था तो उसी समय में हमने 2A रिकंसिलेशन का प्रोविजन बिजी के अंदर दिया था, जिसमें बिजी क्या करता था कि ऑटोमेटिक जो जेसन फाइल होती है पोर्टल से वो डाउनलोड करके विद इन अ सेकेंड और जो आपकी बुक्स में परचेज होती थी उसका कंपैरिजन करके आपको दिखा देता था। फिर धीरे धीरे हमने अभी GSTR 2B रिकंसिलेशन BD 21 में हमने दिया है। तो आज बेसिकली यही हमारा मेन पॉइंट है, GSTR 2B रिकंसिलेशन। तो इसको डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे।
GSTR 4A रिकंसिलेशन, ये कंपोजिशन का जो परचेज होता है उसका रिकंसिलेशन रिपोर्ट है। तो बिजी 21 के अंदर ऑटोमेटिक डाउनलोड के साथ अवेलेबल है, और जो लोग बिजी 18 यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी। हाँ सर। हाँ, GSTR 4A रिकंसिलेशन, ये कंपोजिशन स्कीम में जो रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते हैं तो ये उनकी रिकंसिलेशन रिपोर्ट है। इसमें जो भी कंपोजिशन के लोग परचेज करते हैं उसकी रिकंसिलेशन रिपोर्ट है। तो बिजी 21 के अंदर हमने ये रिपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर बिजी ऑटोमेटिकली वो जेसन फाइल डाउनलोड कर लेगा और जो भी कंपैरिजन है वो आपको दिखा देगा। लेकिन बिजी 18 की जो लेटेस्ट रिलीज है 6.9, उसके अंदर आप जिस गवर्नमेंट पोर्टल से जेसन फाइल को आप मैनुअल डाउनलोड करके रिकंसाइल कर सकते हैं। फिर इसमें GSTR 1 रिकंसिलेशन है। तो ये प्रोविजन हमने इसलिए दिया था कि जो भी आपकी GSTR 1 है वो बुक्स में और जो पोर्टल के ऊपर है क्या वो मैच है या सेम डेटा है या नहीं, तो इसलिए हमने इस रिपोर्ट को दिया था। तो इसमें आपको एज अ बिजनेस ओनर हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा कि आपकी जो भी लीगल टीम है जो आपकी R1 वगैरह फाइल करती है तो वो सही तरीके से रिटर्न अपलोड हुआ है या नहीं है, तो उस तरीके से आप अपनी इस रिपोर्ट को देख करके देख सकते हैं। इसी तरीके से GSTR 3B रिकंसिलेशन भी है कि आपकी बिजी में जो बुक्स है वो आपकी 3B रिपोर्ट क्या है और जो पोर्टल के ऊपर 3B में डेटा फीडेड है वो क्या है। अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो बिजी आपको डिफरेंस अमाउंट को दिखा देता है, हाईलाइट कर देता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी GSTR रिकंसिलेशंस की रिपोर्ट दी हुई हैं, जिसमें आज हम GSTR 2B रिकंसिलेशन पे ही फोकस्ड होकर के आज देखेंगे। तो GSTR 2B रिकंसिलेशन पे जाने से पहले एक रूल है GST का, जिसमें रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST रूल 2017। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। एक नोटिफिकेशन नंबर 49 2019 9 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया था रूल 36 के अंदर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज अपना माइक म्यूट करें। तो 2B रिकंसिलेशन पे जाने से पहले एक रूल है, सब रूल 4 ऑफ रूल 36, तो उसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो 9 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 इंट्रोड्यूस किया गया था। इस नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सब रूल 4 को इंसर्ट किया था। रूल नंबर 36 जो है वो जो भी प्रोविजनल ITC जो है कि क्लेम की जाती है तो उसको लेकर के था। फिर उसी में एक सब रूल 4 को ऐड किया। अब ये सब रूल 4 क्या कहता है, तो ये सब रूल 4 जो कहता है कि कोई भी टैक्स पेयर जो अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करेगा वो प्रोविजनल ITC उतना ही क्लेम कर पाएगा जितना क्रेडिट उसके GSTR 2A के अंदर अवेलेबल है। तो उस टाइम पे 20% बढ़ा करके आप क्लेम कर सकते थे। तो सब रूल ये जो सब रूल 4 इंसर्ट किया गया था वो ये कहता था कि कोई टैक्स पेयर जो अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा है और उसके GSTR 2A में जो परचेज की वैल्यू आ चुकी हैं उस वैल्यू का 20% बढ़ा करके ही वो प्रोविजनल ITC क्लेम कर सकता है। फिर इस रूल को और भी मॉडिफाई किया गया, 20% से 10% लाया गया। अब जनवरी ऑनवर्ड ये 5% है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब रूल 4 को इंसर्ट क्यों किया। तो अक्टूबर 2019 से पहले जो था कि GSTR 3B फाइल करने के टाइम पे आप कोई भी अमाउंट ITC क्लेम के अंदर जो परचेज अमाउंट का सेक्शन था आप कोई भी अमाउंट वहां पे जाकर के फीड कर सकते थे, वहां पे कोई भी वैलिडेशन नहीं था। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की परचेज करी थी और आपने वहां पे 5 लाख रुपए का भी ITC क्लेम कर लिया तो आप उस मंथ की 3B में डाल के अपना उस मंथ में पेमेंट कम नहीं कर सकते थे। तो वो प्रोविजन था।
तो इसको लेकर के इस रूल की वजह से लोग जो है कि इसका मिसयूज करना शुरू कर दिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सब रूल को ऐड किया कि जो आपके 2A के अंदर परचेज आती है, आप उसी की जो है अमाउंट को आपको क्लेम करना है। तो उस टाइम पे 20% था, आप बढ़ा करके क्लेम कर सकते थे, फिर उसको 10% किया गया और जनवरी 2021 ऑनवर्ड उसको 5% कर दिया गया है। तो इस रूल को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ढेर सारे चेंजेस करते रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपोजिशन में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी रिटर्न या जो टैक्स रेगुलर टैक्स पेयर हैं वो अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो उसको लेकर के ये जो 20% या 10% या आज की डेट में 5% है, तो ये इन्होंने कोटा अलाउ किया हुआ था। लेकिन आप लोग अगर ध्यान रखें तो जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है कि एक स्कीम निकाल दिया है कि आप अपनी सेल्स की एटलीस्ट जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है वो आप मंथली रिटर्न फाइल करें। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 5% का स्लैब है वो भी आगे के समय में इसको घटा करके 0 कर दिया जाएगा। तो मेन पॉइंट यही था कि लोग इस सब रूल की ना होने की वजह से जो भी मन में अमाउंट आता था वो क्लेम कर लेते थे। लास्ट में जब GSTR 9 फाइल होती थी तो उस टाइम पे जो भी ड्यू अमाउंट बनता था उसको पे करके और जो भी पेनल्टी लगती थी तो पे कर देते थे। तो इन केस ये कहने का मतलब है मेरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू लॉस होता था उस पर्टिकुलर मंथ में, इसलिए उन्होंने इस सब रूल को ऐड किया। और आज के डेट में ये रूल पोर्टल पे लाइव हो चुकी है। ये रूल जो अप्लाई होना था वो आपका 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई होना था, लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से जो है कि इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया गया। लेकिन रिसेंटली 2-3 महीने पहले से ये रूल पोर्टल पे अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप पोर्टल पे अपनी 3B फाइल करते होंगे तो वहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट अब तो परचेज के अंदर जो भी ITC अमाउंट आती है डिफॉल्ट में आ जाती है। इन केस आप 10% से ज़्यादा उस फिगर को चेंज कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा सेक्शन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सब रूल की वजह से अगर मैं एज ए बिजनेस ओनर हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा मेरा वर्किंग कैपिटल? मैंने सामने वाले पार्टी से जो है कि सामान बाई करता हूं, मैंने उन्होंने मुझसे टैक्सेबल अमाउंट और प्लस टैक्स अमाउंट चार्ज किया, मैंने उनको पेमेंट भी कर दिया। बट वो ऐसे हैं कि वो टाइमली अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं। अब वो GSTR 1 टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो उनकी परचेज ऑटोमेटिकली मेरे पास GSTR 2A के अंदर आएगी नहीं। जब मेरे पास 2A में आएगी नहीं तो मैं 3B फाइल करने के टाइम पे उस ITC को क्लेम नहीं कर पाऊंगा। अब जब मैं उस मंथ में ITC क्लेम नहीं कर पाऊंगा तो मुझे फिर से गवर्नमेंट को वो पैसा देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने टैक्स का पैसा सामने वाले पार्टी को भी पे कर दिया, लेकिन उस पार्टी ने अपनी GSTR 1 टाइमली फाइल नहीं करी तो मेरे 2A में नहीं आया। 2A में नहीं आया तो मैंने ITC क्लेम जो है कि कम किया और फिर उस टाइम पे मुझे वो पैसा फिर से देना पड़ा। तो इन केस वो टैक्स का अमाउंट मुझे 2 बार पे करना पड़ रहा है, एक बार पार्टी को फिर दूसरी बार गवर्नमेंट को। तो उस पर्टिकुलर मंथ में मेरा वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हुआ। तो इसको लेकर के बिजी क्या हेल्प करेगा आपकी, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए हमने GSTR 2A और 2B रिकंसिलेशन का प्रोविजन दिया। तो उससे पहले GSTR 2B गवर्नमेंट ने क्यों दिया? तो GSTR 2A में क्या था, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि GSTR 2A और 2B में मेन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो ढेर सारे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 डिफरेंसेस को लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि हम दिसंबर 2020 की 2A फाइल डाउनलोड करेंगे और दिसंबर 2020 की 2B फाइल डाउनलोड करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टेटमेंट का डिफरेंस है। इसमें क्या है कि जो 2A है वो आपकी डायनेमिक है, वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहेगी। जैसे ही कोई सप्लायर अपना GSTR 1 फाइल करेगा वो तुरंत हमारे 2A के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो GSTR 2B है वो स्टैटिक है, वो फिक्स है, क्योंकि GSTR 2B आपकी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जनरेट होती है। फिर जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंपैरिजन लिया है वो ट्रांजैक्शन कि GSTR 2A में कौन सी अगर मैं दिसंबर आएगी और
GSTR 2B में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी। तो नवंबर 2020 की 2A की बात करूँ, 2020 के लें चाहे मैंने बात, सबसे मेन डिफरेंस यही है 2A के अंदर कि दिसंबर 2020 की अगर मैं 2A आज डाउनलोड करूंगा तो भी उसके अंदर सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शन्स आएंगी। अगर मैं जुलाई 2020 में डाउनलोड करूंगा तो भी सिर्फ दिसंबर 2020 की ही ट्रांजेक्शन आएंगी। लेकिन 2B के अंदर क्या डिफरेंस है, 2B के अंदर वह डिफरेंस है कि दिसंबर मंथ की ट्रांजेक्शन तो आएंगी, लेकिन दिसंबर से पीछे की मंथ्स की जो ट्रांजेक्शन है, अप्रैल मई जून जुलाई या उससे भी पीछे की जो ट्रांजेक्शन हैं वो भी आ सकती हैं। 2B के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, दिसंबर की भी आएंगी और उससे पीछे की मंथ, मतलब जिस मंथ की मैं 2B डाउनलोड कर रहा हूँ उस मंथ की तो आएंगी, लेकिन उससे पीछे की मंथ्स की भी ट्रांजेक्शन उस 2B के रिपोर्ट में आ सकती है। तो 2B के अंदर जो भी रिपोर्ट जो भी ट्रांजेक्शन्स आएंगी उसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम फ्रीज कर रखा है कि जो भी टैक्स पेयर अपनी GSTR1 12 AM, मतलब अगर दिसंबर की बात करूं तो 12 नवंबर 2020 से लेकर के रात में 11:59 PM 11 जनवरी 2021 तक जितने लोग भी अपनी GSTR1 फाइल किए होंगे तो वो डेटा आपके 2B के अंदर आएगी। अब इस पीरियड में आप हो सकता है अप्रैल 2020 की R1 फाइल करें, जुलाई की फाइल करें, तो वो ट्रांजेक्शन सारी की सारी 2B के अंदर आएंगी। तो मेन डिफरेंसेस यही है 2A और 2B के अंदर कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बाइफरकेट किया गया है, और जो GSTR 2B के अंदर फिगर आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके 3B के अंदर अपडेट हो जाएगी ITC वाले सेक्शन के अंदर। अगर आप उसको 10% से ज्यादा चेंज करेंगे तो वो सेक्शन आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप GSTR 3B फाइल करने जाते हैं मैनुअली तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक किया हुआ है उसके अंदर 180 बाई डिफॉल्ट वो अमाउंट ऑल अदर ITC के अंदर आ गया था। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 10% से ज्यादा, तो मान लीजिए मैंने इसको 250 कर दिया है, तो ये तुरंत रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ऊपर मैसेज देगा कि दिस द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इन वेरिएंस ऑफ मोर देन 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। अगर आप जनवरी ऑनवर्ड की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये 10% 5% में चेंज हो चुका है। तो द इनपुट टैक्स क्रेडिट reverse charge liability has been auto populated on the basis of to be generated for you. Please note that any variance above 10% of the ITC in contravention to Rule 36 Sub-Rule 4 of the CGST Rule 2017 kindly recheck and proceed. मेरे ये कहने का मतलब है कि GSTR 3B में जो भी आपके 2B के अंदर फिगर आ रही है, अगर उससे ज़्यादा आप क्लेम करेंगे तो आपको पोर्टल यहाँ पे हाईलाइट करेगा और ज़्यादा वेरिएंस होने पे आपका जो है कि ये ऑडिट भी हो सकता है। तो ये जो चेंजेस हुए हैं तो इसमें बिजी आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा उसको हम आगे देखते हैं। तो बिजी के अंदर हमने GSTR 2A रिकंसिलेशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। जब आप अपनी स्टार्टिंग में जब आप अपनी करते थे GSTR 9 की रिटर्न फाइल किया करते थे, तो GSTR 9 के टाइम पे जो रिकंसिलेशन रिपोर्ट चाहिए होती थी, तो 2A रिपोर्ट तो बहुत पुरानी है बिजी के अंदर। तो इसके अंदर बिजी ने आपको प्रोविजन दिया है कि 2A और 2B ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और जो रिकंसिलेशन होगा आपका पार्टी वाइज और वाउचर वाइज दोनों का प्रोविजन दिया हुआ है। तो 2A और 2B रिकंसिलेशन में अगर बिजी की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो 2A रिकंसिलेशन रिपोर्ट के साथ साथ इसमें वैलिडेट GSTN ऑनलाइन का भी फीचर दिया हुआ है जो हमने पीछे की स्लाइड्स में डिस्कशन किया था। फिर इसके अंदर चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है, ये मैं जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्यों होता है। चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस का मतलब ये है कि आपको बिजी में रहते हुए ही जितने भी पार्टी से आप अपना सामान बाई करते हैं, जो भी आपके परचेजर हैं, उनकी वो आपको दिखा देगा कि उन्होंने अपनी GSTR 1 और 3B फाइल कर दी है या नहीं करी है। फिर इसमें एक हमने ऑप्शन दिया हुआ है बिल स्टेटस इन बिल्स पेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो अब एक पॉइंट मुझसे पीछे चले स्लाइड्स में मिस हो गया था कि जैसा ये था कि 2B अगर सामने वाले पार्टी अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल नहीं करती है टाइम पे
तो मेरा जो है कि वर्किंग कैपिटल लॉस हो रहा है, मुझे टैक्स दोबारा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो मैं एज अ बिजनेस ओनर क्या कर सकता हूँ? तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि मैं उस पार्टी से परचेज करना बंद कर दूं। दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जब तक उसकी GSTR1 टाइम अपलोड ना हो जाए, मतलब उसकी परचेज मेरे सेल मेरे पास 2A में ना आ जाए, तब तक मैं उसको टैक्स का पैसा ना पे करूं। मैं फिर से इस रिपीट कर रहा हूं, मैं ऐसे पार्टी से परचेज करता हूं जो अपना रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करता है, तो उससे मेरा वर्किंग कैपिटल लॉस हो रहा था। तो मेरे पास दो डिसीजन हो सकते हैं, या तो मैं उस पार्टी से जो है कि सामान खरीदना बंद कर दूं, या दूसरा रास्ता ये हो सकता है मेरे पास कि मैं उसको पेमेंट तभी करूं जब वो अपना GSTR1 रिटर्न फाइल कर दे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, उसको भी हम देखेंगे बिजी में कि बिजी किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो बिल स्टेटस इन बिल्स पेबल रिपोर्ट, और फिर इसमें हमने दिया है ITC टैगिंग रजिस्टर, जो नया फीचर है। इसको हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि बिजी किस तरीके से आपको हेल्प करेगा और आपको ये क्यों यूज करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल डेटा है जिसके अंदर अक्टूबर मंथ की 2A और 2B दोनों डाउनलोडेड है। तो 2A या 2B डाउनलोड करने के लिए आपके पास बिजी का BLS होना चाहिए। 2A आपका बिजी 18 के अंदर अवेलेबल है। अगर आप 2B रिकनसाइल करना चाहते हैं तो आपको बिजी 21 में अपडेट कराना होगा। अगर BLS है तो आप नॉर्मल उसको डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी में लॉगिन होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू पे कॉन्फ़िगरेशन में फीचर ऑप्शन, फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको GST/VAT। इसके अंदर आपको अपना GST पोर्टल का यूजर नेम डिफाइन करना होगा। जो भी आप यूजर नेम यूज करके gst.gov.in पे लॉगिन करते हैं, वो यूजर नेम आपको इस टैब में डिफाइन करना होगा। जैसे ही आप इस अपने यूजर नेम को डिफाइन करते हैं, बिजी आपका GST पोर्टल से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन मेन्यू पे आना है। ट्रांजेक्शन मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा GST मिसलेनियस यूटिलिटीज। उसके अंदर आपको मिलेगा डाउनलोड GSTR जेसन डेटा। तो इसमें हमारा जितनी भी टाइप की GSTR रिकंसिलेशन ऑप्शंस होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमें GSTR2B को रिकंसाइल करना है। तो आप GSTR2B पे आएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्लिक करेंगे तो एक OTP पूछेगा, और वो OTP डिफाइन करने के बाद विद इन अ सेकेंड आपकी वो जेसन फाइल बिजी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो GSTR2B आपकी कब से अवेलेबल है? तो वो अगस्त ऑनवर्ड अवेलेबल है। अगर आप अप्रैल मई जून की डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगी, वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो GSTR2B की जो फाइल डाउनलोड होगी आपकी, वो अगस्त ऑनवर्ड होगी। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 मंथ की 2B डाउनलोडेड है, और उसी तरीके से आप डाउनलोड GSTR2A में अपनी जिस भी मंथ की रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको रिकंसाइल GSTR डेटा यूज करना है। सबसे पहले आपको अपनी जिस तरीके से 2A रिकंसिलेशन करते थे उसी तरीके से आपको 2B रिकंसिलेशन यूज करना है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप 2A से रिकंसिलेशन से चलना चाहते हैं या 2B रिकंसिलेशन से, दोनों में से कोई एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो अभी हम 2B रिकंसिलेशन पे आते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आपका 2A रिकंसिलेशन रिपोर्ट था उसी तरीके से 2B है। हमने 2B में भी दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्टी वाइज और वाउचर वाइज। तो एक बार हम पार्टी वाइज की रिपोर्ट ओपन करके देख लेते हैं। मैं अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट ओपन कर रहा हूं। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है फिल्टर ऑन अकाउंट। अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्टी की 2B रिकंसिलेशन रिपोर्ट रन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके अपने आप पार्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको नो करके ऑल पार्टीज की रिटर्न जो है कि रिपोर्ट रन करता हूँ। फिर ये पूछता है आपसे कंसिडर वाउचर डेट ऑब्लिक परचेज बिल डेट मीन्स VRP। अगर आप कोई परचेज ट्रांजेक्शन आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके की चीज मिलती है। बिजी के अंदर दो चीजें हैं। तो ये कि यहाँ पे आता है आपका, ये होता है वाउचर डेट, और जब आप इस परचेज बिल को सेव करेंगे तो एक अलग से विंडो खुलती है, ये होता है आपका बिल डेट। तो ये होता है कि रिकंसिलेशन का जो बेस होगा वो किससे होगा, ये वाउचर डेट से रिकंसाइल करना है आपको या बिल डेट से।
ठीक है, तो आप बिल डेट लेकर के सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परचेज की ट्रांजेक्शन सेव किए हैं अपने पास। तो आप उसमें से वी या पी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड कि आप किस तरीके का आप ट्रांजेक्शन फीड करते हैं बिजी के अंदर। फिर इसमें पूछता है शो ओनली मिसमैच पार्टीज। अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो जो रिपोर्ट ओपन होगी उस रिपोर्ट के अंदर वही डेटा दिखेंगे जिसके अंदर कुछ मिसमैच हैं। तो अभी मैं इसको नो करके चलता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछता है आपसे इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू रुपीज, कितने रुपए तक का जो डिफरेंस है तो वो उसको एरर ना समझे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 रुपीज होता है। आप इसको 0 भी कर सकते हैं, 1 रुपए भी कर सकते हैं, 5 रुपए भी कर सकते हैं, ये डिसीजन आपका है। फिर ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कंसीडर जीएसटीआर टू बी जीएसएन फॉर करेंट एंड प्रीवियस पीरियड, करेंट पीरियड या प्रीवियस पीरियड। बाय डिफॉल्ट आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी मंथ के अंदर में वो ट्रांजेक्शन है तो आपको रिकनसाइल करके दिखा देगा। फिर इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि जीरो रेटेड एंट्रीज की रिकनसिलेशन चाहिए, एक्सक्लूड करना है। बाय डिफॉल्ट तो इंक्लूड रहेगा, अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप ये रिपोर्ट रन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट खुल जाएगी और आपको रेड कलर में कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं तो ये बताता है कि इसके अंदर कुछ मिसमैचेस हैं, और जो ब्लू कलर की ट्रांजेक्शन्स है वो बता रहा है कि पूरी तरीके से रिकनसाइल्ड है। तो अगर मैं पहले वाली पार्टी की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी नंबर और पार्टी का नाम रहेगा, ठीक है। और फिर ये पार्टी जो है इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये अपना GSTR1 मंथली फाइल करता है या क्वार्टरली करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने अक्टूबर मंथ की रिकंसिलेशन रिपोर्ट रन करी है और कोई पार्टी जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो आप उस केस में उस ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बिजी में बता रहा है वाउचर काउंट 1 है, बट GSTR2B के अंदर ये ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पार्टी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी। आप इसको एंटर प्रेस करके कंपैरिजन भी खोल सकते हैं, तो वाउचर लेवल की डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से जो सेकंड पार्टी है तो यहाँ पे भी हमें ये दिखाता है कि 59 ट्रांजेक्शन जो हैं बिजी के अंदर हैं और 67 ट्रांजेक्शन GSTR2B के अंदर हैं। तो ये मिसमैच है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इनवाइस लेवल की डिटेल्स भी हमें ये दिखाई देगा। तो इस रिकंसिलेशन रिपोर्ट से आपको ये मिल जाएगा कि सामने वाली पार्टी की ने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी है, या हमने अपनी बुक्स में जो परचेज की एंट्रियां करी थी वो कितनी मिस हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये रिपोर्ट दिखेगी। तो इसके बाद ये अगर कोई रिकंसाइल्ड कंप्लीटली रिकंसाइल्ड है तो आपको यहाँ से इस तरीके से दिखाई देगा। पार्टी वाइज टू वे रिकंसिलेशन रिपोर्ट से ज़्यादा बेटर रिपोर्ट ये है वाउचर वाइज का। तो आप वाउचर वाइज रिपोर्ट ओपन करेंगे, बाकी सारा ऑप्शन सेम है जैसे पूछ रहा है पीछे वो। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेटा को 6 सेक्शन में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताता है फुल्ली मैच डॉक्यूमेंट। तो अक्टूबर मंथ की जो ट्रांजेक्शन थी उसमें 23 B2B के ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कम्प्लीटली मैच हैं। तो मैच है तो हमें उस ट्रांजेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंटर प्रेस करके देखेंगे तो इस तरीके से वो आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है पार्सली मैच डॉक्यूमेंट डिफरेंस इन वाउचर नंबर। वाउचर की डिटेल्स तो सारी कुछ मैच है लेकिन उसमें मिसमैच है वाउचर नंबर के ऊपर। आपने बिजी के अंदर वाउचर नंबर कुछ और लिख दिया और पोर्टल के ऊपर कुछ और है। अगर उस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन मिलेगी तो बिजी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और सेम तरीके से यहाँ पे भी है डिफरेंस इन डेट में। बिजी में परचेज आपने मान लीजिए 1 अक्टूबर को किया हुआ है और आपके 2A के ऊपर वो 15 अक्टूबर आ रही है, तो वो कोई मिसमैच होगा तो आपको इस सेक्शन में दिखाई देगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिसमैच डॉक्यूमेंट्स डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाउचर। आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। सब कुछ मैच है लेकिन जो इनवाइस का अमाउंट होता है उसके अंदर मिसमैच है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इनवाइस अमाउंट ये बिजी का है, टाइप में यहाँ पे आ रहा है बिजी और GSTR2B, तो इसके अंदर मिसमैच है। उन्होंने दिखाया है 161,894, हमने दिखाया हुआ है 162। तो ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको मैच करना है तो आप इसको अपना एंट्री मॉडिफाई करके मैच कर सकते हैं। तो ये भी रिपोर्ट उतनी यूजफुल नहीं है। सबसे मेन रिपोर्ट जो मेरे हिसाब से लगता है वो ये होता है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स इन बिजी डेटा GSTR2। तो ये बता रहा है कि 11 ट्रांजेक्शन तो ऐसे हैं जो आप बिजी में डालना भूल गए, बिजी में एंटर करना भूल गए।
मेरे हिसाब से सबसे मेन रिपोर्ट इस ये जो वाउचर नंबर वाइज का रिपोर्ट है, सबसे अच्छा रिपोर्ट ये है। ये रिपोर्ट आपको दिखाता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपने अपने बुक्स में एंटर करना भूल गए। अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो ये दिखाता है कि टोटल टैक्स अमाउंट लगभग 77,103 रुपए के मिसिंग है। हम अपने बुक्स में अक्टूबर मंथ में एंट्री करना भूल गए हैं। ठीक है, अगर आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने से पहले GSTR 2A रिकंसिलेशन रिपोर्ट ओपन कर लेंगे या 2B रिकंसिलेशन रिपोर्ट ओपन कर लेंगे, तो ये 77,103 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है टैक्स अमाउंट की, वो आप अपने बिजी में फिर से एंटर करके इसका ITC टाइमली आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे मेन रिपोर्ट यही होती है कि जो गलती हमारे पास है उसको हम अपनी 3B फाइल करने से पहले ही सुधार लें। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिसिंग डॉक्यूमेंट इन GSTR 2B डेटा। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शंस जो हमने बिजी में तो डाला हुआ है लेकिन वो हमारे 2B पे अपलोड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन मिसिंग है वो पार्टी अपनी GSTR 1 फाइल टाइम पे नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको उसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी भी बिजी बता देगा कि मंथली रिटर्न फाइल करता है और उसका मोबाइल नंबर। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर क्वार्टरली वाले हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्टूबर मंथ की रिकंसिलेशन रिपोर्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से हम उन पार्टीज को देखेंगे। पहले उनसे बात करने से पहले हम यहाँ पे कुछ रिपोर्ट रन करेंगे बिजी के अंदर ही। तो GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। इसमें पूछता है वन पार्टी ऑल ट्रांजेक्टेड पार्टी। तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑल ट्रांजेक्टेड पार्टी का मतलब हुआ वो पार्टियां जिनसे आपने परचेज करी हैं। अब अक्टूबर सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी मंथ का देखना है और फाइनेंशियल ईयर। तो ये रिपोर्ट क्या करेगा, ये ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट होकर के पोर्टल से इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा कि इन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी या नहीं। ठीक है, तो इस पार्टी ने अपनी रिटर्न तो फाइल करी है GSTR 1 की, लेकिन वो 25 दिसंबर को करी है और 3B भी 31 दिसंबर को करी है, इसलिए हमारे अक्टूबर मंथ की 2B में ट्रांजेक्शन नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट रन करने के बाद हम उस पार्टी को फोन करके कह सकते हैं कि आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न टाइमली फाइल करिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है कि एक वैलिडेट GSTN ऑनलाइन का फीचर है, जिसके अंदर आप इसको हर एक पार्टीज का रन करके ये पता कर सकते हैं आप कि ये पार्टी जो है मंथली रिटर्न फाइल करता है या क्वार्टरली। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में सेव कर लेगा कि ये पार्टी रिटर्न जो है मंथली फाइल करता है या क्वार्टरली। तो ये भी रिपोर्ट्स रन करने के लिए आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलना चाहिए और आपके पास BLS होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रन करने के बाद आपको उस रिपोर्ट में बताता है कि ये मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या क्वार्टरली। तो ये पार्ट था हमारा GSTR 2B रिकंसिलेशन का। उसी तरीके से 2A रिकंसिलेशन में भी है। इसके बाद मेरा जो एक पॉइंट था कि जो मैंने बताया था, एक पॉइंट कहा था कि मैंने अपने उस पार्टीज को पेमेंट नहीं करूंगा टैक्स अमाउंट अगर वो अपनी GSTR 1 टाइमली फाइल नहीं करते हैं। तो उसके लिए बिजी में क्या प्रोविजन दिया हुआ है, जब आप डिस्प्ले में आएंगे, मान लीजिए कि जिससे मैंने सामान बाई किया था उनका फोन मेरे पास आया कि ये वाउचर नंबर आपका ड्यू हो गया है, इसकी पेमेंट करवा दीजिए आप। तो मैं डिस्प्ले में आऊंगा, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर बिल्स पेबल रिपोर्ट, बिल्स पेबल रिपोर्ट में जाकर के उन पर्टिकुलर वन अकाउंट ले सकता हूं अगर उनका नाम पता है तो, या हम ऑल अकाउंट लेकर के इसको ओपन कर लेंगे। अब हम इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो उन्होंने बोला कि मुझे इस वाउचर नंबर की पेमेंट करा दीजिए, ये ड्यू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F6 बटन प्रेस करूंगा, फंक्शन का F6 बटन। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये एक विंडो खोल देगा और यहाँ पे बता देगा कि इन्होंने जो ये वाउचर नंबर है उसकी डिटेल्स 2A के अंदर अवेलेबल है, आप इसकी टोटल पेमेंट कर सकते हैं। मतलब टैक्स अमाउंट की भी पेमेंट और टैक्सेबल अमाउंट की भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वाउचर नंबर का जो पेमेंट होगा वो मैं करवा दूंगा। इसी तरीके से कोई और ट्रांजेक्शन वो हमसे कहते हैं कि पेमेंट करा दीजिए, तो मैं F6 बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वो बता देगा कि ये ट्रांजेक्शन 2A के अंदर अवेलेबल नहीं है,
तो मैं इसका टैक्स अमाउंट की पेमेंट उनको नहीं करूंगा। तो एक हमने ये फीचर दिया हुआ है कि आप कोई दो मोड सेलेक्ट करते हैं तो आप पेमेंट के टाइम पे उस टैक्स अमाउंट को रोक सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आईटीसी टैगिंग रजिस्टर। जो बिजी 18 यूज कर रहे हैं उनके पास मंथली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर एज पर जीएसटीआर 2A अवेलेबल है। जो बिजी 21 यूज करेंगे उसके अंदर एज पर जीएसटीआर 2B का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये टोटली आपको डिसाइड करना है कि आप जो आईटीसी क्लेम करेंगे एज पर 2A या एज पर 2B। बिजी में हमने दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 3B रिटर्न फाइल करने से पहले हमें क्या करना है, पहला काम हमने 2B रिकनसाइल कर लिया। जिन पार्टियों ने अपनी R1 टाइमली फाइल नहीं करी थी उनसे बात भी कर ली। फिर वो पेमेंट मांगते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाकर के देख लिया, स्टेटस नहीं है तो टैक्स का अमाउंट भी हमने उनको पे नहीं किया। फिर आता है कि जब हमारी अब जो है कि जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की टाइम आ चुकी है तो उस टाइम पे हमने इसमें बिजी के अंदर रिपोर्ट दिया हुआ है मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2A एंड एज पर जीएसटीआर 2B। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2A वाला फीचर यूज करेंगे या 2B। अगर आप आपने कोई एक डिसीजन लिया तो कोई एक ही यूज करना है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम जीएसटीआर 2B फीचर यूज करेंगे क्योंकि इसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2B का फॉर्म दिया था कि आपकी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की किस पीरियड में आईटीसी एलिजिबल है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमसे ये दो ऑप्शन पूछेगा, पार्टी वाइज और डेट वाइज। तो मैं डेट वाइज लेकर के ओपन करता हूँ। तो डेट वाइज में भी सेम प्रोसेस आपसे पूछेगा जैसा हम 2A रिकंसिलेशन की टाइम पे ओपन किया करते थे। तो मैं यहाँ पे अक्टूबर मंथ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये ऑप्शन नो रहेगा। तो इसमें पूछता है आपसे कि शो वाउचर टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2B डाउनलोडेड। तो आपको ये ऑप्शन को यस करना है कि जो हमने 2B की जेसन फाइल डाउनलोड करी थी बिजी में उससे कंपेयर करके आपको ये रिपोर्ट देखना है, तो आप उसको यस करेंगे। फिर ये पूछता है आपसे जनरेट रिपोर्ट टेकिंग मंथ रेंज एज बेस फॉर एज पर बुक्स या एज पर जीएसटीआर 2B। तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही मामूली सा है लेकिन है बहुत बड़ा। अगर हमने एज पर बुक्स लिया तो बिजी क्या करेगा, बुक्स में देखेगा अक्टूबर मंथ में कितनी परचेज की ट्रांजेक्शन हैं, उनको वो 2B में ढूंढेगा और आपको कंपेयर करके दिखा देगा। अगर हमने एज पर जीएसटीआर 2B लिया तो जीएसटीआर 2B की जो परचेज की ट्रांजेक्शन है उसको बेस मानेगा और बिजी में कितनी ट्रांजेक्शन है उनको कंपेयर करके दिखा देगा। तो यहाँ पे हम एज पर बुक्स लेकर के चलते हैं। फिर बाकी चीजें वही पूछेगा, डिफरेंस इन अमाउंट, और इसको हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही हम ये रिपोर्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ऑप्शन आता है स्टेटस पेंडिंग और सेकंड आता है रिटर्न पीरियड। तो जो जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमें ब्लू कलर में दिख रही है मतलब ये है कि ये आईटीसी हमें क्लेम करना है। इसका किस मंथ में करना है, अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में हमारे 2B के अंदर ये परचेज अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है सारे को एक साथ और क्या करना है, F4 बटन प्रेस करना है, फंक्शन F4। जब हम फंक्शन F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे एक विंडो खुलेगी और ये पूछेगा सेलेक्ट आईटीसी स्टेटस, क्या करना है, पेंडिंग या क्लेम या इन एलिजिबल। तो हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। फिर ये पूछेगा किस मंथ में करना है, तो हम अक्टूबर में कर लेंगे। तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्टेटस क्लेम हो गया और रिटर्न पीरियड भी आ गया। इस बेसिस पे आप एक एक वाउचर नंबर को बता सकते हैं कि इस किस वाउचर नंबर का क्लेम आप किस मंथ की 3B में ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेंडिंग आ रहा है, ये जेसन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये पेंडिंग ही रहेगा, इसको हम नहीं क्लेम करेंगे। इसी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन है आप इनको सारे को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके आप क्लेम कर लेंगे। तो अभी मान के चलते हैं कि मुझे सिर्फ इन्हीं ट्रांजेक्शन की आईटीसी क्लेम करनी है जीएसटीआर 3B में।
ठीक है, हमने यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर लिया जिन जिन ट्रांजेक्शन की क्लेम करनी थी। फिर जब हम डिस्प्ले पर आएंगे जीएसटी समरी में, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी समरी या जीएसटीआर 3 भी ओपन करेंगे तो हमसे यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा ये, तो जीएसटीआर 3 भी ओपन करने के टाइम पे ये पूछेगा एक ऑप्शन कि पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। अगर ये ऑप्शन नो है तो अक्टूबर की मंथ में जितनी भी परचेज हुई थी हमारी वो सारी 3B के अंदर आ जाएगी। अभी मैं नो करके इस रिपोर्ट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम आईटीसी टैगिंग रजिस्टर का फीचर यूज कर रहे हैं तो हमें ये ऑप्शन को यस करना है। अभी आप देखेंगे तो टोटल परचेज जो भी थी उस पर्टिकुलर पीरियड की वो यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है कि हम आईटीसी टैगिंग रजिस्टर यूज करते हैं, हमने बता दिया कि इस वाउचर नंबर की आईटीसी यूज करनी है तो हमें इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पे जो परचेज आएंगी वो वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिनकी हमने आईटीसी क्लेम रजिस्टर में F4 प्रेस करके ये बताया था कि हम इसको अक्टूबर मंथ में क्लेम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया, बाकी सारी प्रोसेस सेम होंगी, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वही दिखेंगी जो हमने क्लेम किया था। तो इससे आप मैच कर सकते हैं अपनी एक एक वाउचर लेबल की डिटेल्स को। आपकी कोई भी किसी भी परचेज की आईटीसी मिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ की आपने 3B इसी तरीके से क्लेम कर ली। अगर आप जीएसटी समरी भी ओपन करेंगे बिजी के अंदर तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन आपसे पूछेगा पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। आप इसको यस करके ओपन करेंगे तो वही ट्रांजेक्शन्स नजर आएंगी जो हमने उस रिपोर्ट में बताया था कि इसकी ट्रांजेक्शन हम क्लेम कर रहे हैं। अब आपकी जो है कि अक्टूबर मंथ की 3B की रिटर्न फाइल हो गई। अब आता है नवंबर मंथ का, तो उस प्रोसेस में हमें क्या करना है, फिर वही सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे। जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन को रन कर लेंगे, जिसको फोन करके करना होगा उनसे बात कर लेंगे ताकि वो भी रिटर्न टाइमली फाइल कर लें। अगर कोई टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करता है तो पेमेंट करने के टाइम पे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस से देख लेंगे और उनको पेमेंट टैक्स का अमाउंट नहीं करेंगे। फिर आती है कि आईटीसी टैगिंग रिपोर्ट, तो हम यहाँ पे आईटीसी टैगिंग आएंगे अगेन डेट वाइज। अब इस बार हम जो रिपोर्ट ओपन करेंगे वो ओपन करेंगे अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर का रिपोर्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट आईटीसी स्टेटस, यहाँ पे फिल्टर पूछ रहा है। अगर मैं पेंडिंग ले लूंगा तो सिर्फ वही रिपोर्ट्स में ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिनकी आईटीसी किसी भी मंथ में क्लेम नहीं हुई है। अगर मैंने यहाँ पे ऑल ले लिया तो अक्टूबर की भी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, नवंबर की भी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, बट आपको वहाँ पे बताएगा कि ये ऑलरेडी क्लेम्ड है अक्टूबर के पीरियड में। तो जनरली हमें यहाँ पे पेंडिंग को लेकर के इस रिपोर्ट को रन करना है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आप तो इसके अंदर जो अक्टूबर की ट्रांजेक्शन थी वो भी आ गई। अब अक्टूबर की ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे F4 प्रेस करके बता दूंगा कि इसकी आईटीसी मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो किस मंथ में कर रहा हूँ, नवंबर में कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसा नहीं एक एक ही करना है, आप बल्क में सारे को सिलेक्ट करके आप बता सकते हैं कि किस मंथ में आप क्लेम कर रहे हैं। तो जो भी ब्लू कलर की एंट्रीज हैं सीधे आप उनको F4 सेलेक्ट करके बल्क में आप जो है क्लेम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड नहीं, ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन किस मंथ की है। अगर मैं नवंबर की 3B फाइल कर रहा हूं तो आप अप्रैल मंथ की भी ट्रांजेक्शन की आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। आपके पास एक एक परचेज वाउचर नंबर का डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा कि किस वाउचर नंबर को किस मंथ की 3B में आपने क्लेम किया है। तो अगेन जीएसटी समरी आप 3B खोलेंगे अक्टूबर मंथ की, नवंबर मंथ की, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे यही ऑप्शन। यस सर, ये सारे फीचर्स जो है बेसिक वर्जन में अवेलेबल नहीं है, बिजी के स्टैंडर्ड वर्जन में अवेलेबल है। सारे फीचर सर स्टैंडर्ड ऑनवर्ड अवेलेबल हैं। और स्टैंडर्ड ऑनवर्ड है, बेसिक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है सारे। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सेशन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे 1 to 1 हम टेकअप करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, तो अब हमने नवंबर मंथ में कुछ ट्रांजेक्शन्स अक्टूबर की या उसके पीछे मंथ की ट्रांजेक्शन की आईटीसी क्लेम कर ली।
समरी ओपन करने के टाइम पे यहाँ पे यस करेंगे। और अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट जीएसटी की रिपोर्ट्स को ओपन करूंगा तो वो हमें बता देगा कि आपने जो भी पीछे के देखे यहाँ पे सारे के सारे अक्टूबर के दिखा रहे हैं, जो कि मैंने जीएसटी समरी रन करी थी नवंबर की। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है अपनी GSTR3B रिटर्न फाइल करने के टाइम पे। इससे क्या होगा कि आपकी एक भी इनवाइस की आईटीसी जो है मिसयूज नहीं होगी, कोई आईटीसी खराब नहीं जाएगी। और जो सब रूल सब सेक्शन 4 गवर्नमेंट ने ऐड किया था उसको आप प्रॉपरली बिजी में यूज कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा वेबिनार था, मेन हमारा यही टॉपिक था, GSTR2B रिकंसिलेशन और 3B पे क्या उसका इम्पैक्ट था, उसको हमने बिजी में किस तरीके से चेंजेस किया और उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसको हमने देखा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, क्वेरी सेशन पे। अगर आपकी किसी भी लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हैं तो 1 बाय 1 अपना नेम चैट बॉक्स में डाल दें। हम यहाँ से आपका नेम अनाउंस करेंगे और क्वेश्चन सुन करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आज इस वेबिनार से में जुड़े और बहुत ही पेशेंसली आपने सुना। और आई होप कि जो भी मेरे पास नॉलेज थी सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप लोगों को समझा पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जी दर्शन कुमार जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पार्टी इनवाइस देती है वो राउंड ऑफ बिल तो राउंड ऑफ में नहीं देती, लेकिन वहां पे वो राउंड ऑफ कर देती है, उसको हम कैसे शो करेंगे मैचिंग करने के लिए? आप ये कहना चाह रहे हैं जो पार्टी तो राउंड ऑफ में नहीं देती है लेकिन आप राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको कैसे आप शो करेंगे? आप राउंड ऑफ नॉर्मल कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो लेकिन रेड ही दिखा रहा है, फिर अगर हम उसको सही नहीं करेंगे तो देखिए बीजी में हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जब भी आप कोई रिकंसिलिएशन करते हैं तो उसमें आप कहते हैं जो 1 रुपए तक का जो राउंड ऑफ है उसको आप मैच ही दिखाओ, मतलब जो उन्होंने 110 रुपए। हाँ, तो बीजी में ऑप्शन है और वो हम कंसीडर करके चलते हैं। हाँ, एक बार आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। दोबारा बोल 2.5 मीटर की एक है, 1500 की 2.5 मीटर की एक है, यही है ना बस। ठीक है। सर जब आप रिपोर्ट को रन करेंगे तो यहाँ आपसे पूछ लेता है इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू रुपीज, कितने रुपए तक के डिफरेंस को आपको इग्नोर करना है, तो आप 1 रुपीज डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो रिपोर्ट आपकी ओपन होगी उस जो अगर जो भी पैसों का डिफरेंस होगा तो उसको बिजी रेड कलर में नहीं दिखाएगा। इसका मतलब है सर आप राउंड अप 1 रुपए में करते हैं, 2 रुपए में करते हैं, 5 रुपए में करते हैं, जितने में आप राउंड अप करते हैं यहाँ पे आप वो राउंड अप का अमाउंट डाल दीजिए, वो बाईपास कर देगा उससे और आपके रिकंसिलिएशन जो है वो मैच हो जाएगी। जो नेक्स्ट मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे दर्शन जी। यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है कैलाश राजपाल जी। सर आप अपना माइक को जो है अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं। मेरा नाम कैलाश है, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज मैं बिल्कुल आ रही है कि जैसे हम आईटीसी टैगिंग कर देते हैं तो उसमें क्या बिजी कोई हिसाब रखेगा कि कौन से टैग हो गए कौन से नहीं हो गए और क्या उसका इम्पैक्ट हमें आगे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो थोड़ा मुझे बताइए।
उसका आप जो हिसाब कैसे रख सकते हैं कि कौन कौन से टैग हो गए, कौन से नहीं हुए, क्या क्या उसकी कोई वाउचर पास करना है नहीं करना, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन था। आपने आईटीसी टैगिंग में आईटीसी टैग किया, फिर एक नीचे रिपोर्ट मिलती है आईटीसी क्लेम रजिस्टर्ड, तो आप यहाँ पे भी रिपोर्ट रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अक्टूबर टू नवंबर ओपन किया, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, क्लेम्ड इन एलिजिबल, तो मैंने ऑल ले लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन को आपने किस पीरियड में जो है कि क्लेम किया है, कौन सी पेंडिंग है अभी। तो ये रिपोर्ट मुझे अपने पास सेव करके रखनी पड़ेगी कि बिजी ही सेव रखेगा अपने पास? बिजी के अंदर अवेलेबल रहेगा, ये सेव रहेगा सर यहाँ पे। मतलब अगर मैंने 3 के अकॉर्डिंगली फाइल किया है तो? जी बिल्कुल सर। तो ठीक कहने है का सर, थैंक मतलब यू है जी। सर आपको कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। हाँ बिजी हाँ। का जो फीचर्स है, इनबिल्ट फीचर है, उसी को यूज करते हम्म। हुए आपको करने हैं। आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएगा जो कितने आपके हाँ। 2A या 2B में आ गया, जो जितने 2A 2B में हम्म। आ गया उसके कौन कौन से को आपने जो है टैगिंग किया है, लिया है, और कितने इसके इनपुट लिए हैं, वो सब सारा हाँ, इंटीग्रेटेड है। ये क्योंकि आपको भी पता इसी अब में आ चल जाएगा गया ना, है तो मुझे कि अलग से गवर्नमेंट कोई धीरे धीरे, उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं 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 नहीं, तो आपको भी ठीक। पता है जैसे जीएसटी जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे बिल्कुल ही जो है ना वो टाइट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब सिस्टम को हाँ, रिवाइज कर रहे हैं, और उस सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल। जो है अकॉर्डिंगली हमें चलना है। तो इसके लिए जो भी हम्म। टूल्स हैं वो हम तो दे ही रहे हैं, और साथ में आपको कहीं लगे जो और भी कुछ बेटर हो सकता है तो आप मोहन जी तो हैं ही, आप हम्म। मोहन जी के साथ में बात करें तो वो भी हाँ ना जी, हाँ हम जी। कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है। हेलो नेक्स्ट जो हमारा है अनमोल, अनमोल अनमोल हेलो अनमोल जी है, सैनिटेशन है। हेलो। हेलो कृष्ण वाधवा फ्रॉम भारत मोटर कंपनी, आर यू हियरिंग मी? यस सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस सारी चीजों का, तो उसमें अगर हमारे को कुछ क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो ऑनलाइन बता देंगे इंडिविजुअली सर? सर इनके लिए जो है मोहन जी और उनकी टीम बिल्कुल तैयार बैठी रहती है, आप यूज करो, मोहन जी की टीम को फोन करो। कोई भी दिक्कत आता है ड्यूरिंग द हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकली कोई जब हम काम करते करेंगे हुए, तो तो ऑनलाइन और प्रैक्टिकल 100% सर, काफी डिफरेंस होगी सर 100% सर 100%। हमने तो एक आपको अवेयर किया है, बताया है ये हो रहा ठीक। है, ऑब्वियसली वो करने में आपको दिक्कत आएगी, और जब दिक्कत हाँ आएगी जी, हाँ तो वो जी। सारे जो चीज है वो ड्रेस हो जाएगा आपको। ठीक है प्राइमरी सर। आपके कांटेक्ट पॉइंट मोहन जी हैं, मोहन जी से हाँ आप बिल्कुल बात करेंगे, उनके टीम से, उनका ठीक है। इनका नंबर दिया हुआ है, डेडिकेटेड सपोर्ट लाइन है, वहां बात हाँ करेंगे और जो भी है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है मीनाक्षी रावत की तरफ से, मैम आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। देखो हाँ जी, लेकिन वो डंडी वाली हेलो मीनाक्षी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे लगता है मीनाक्षी जी हमारे साथ अभी नहीं है, तो नेक्स्ट जो है सुजीत कुमार की तरफ से है। इन्होंने किया हुआ है हाउ टू इनेबल क्यूआर कोड इन बिजी। एक बार आपको अप्रतिम जी ना बताएंगे कैसे क्यूआर। अब सर देखिए इसमें क्यूआर कोड दो तीन तरह का होता है। एक तो क्यूआर कोड होता है जो आप डायनेमिक क्यूआर कोड की बात करें, इसमें आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा, या फिर आपके कुछ वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, या आपके ऐप के इंफॉर्मेशन हो जाएंगे। एक क्यूआर कोड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लीगल के साथ में जो बाइंडिंग अभी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है ई इनवॉइस का क्यूआर कोड। तो ई इनवॉइस का क्यूआर कोड हमारे बिजी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बिजी 21 में। तो आप बिजी 21 जैसे ही अपडेट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। और कैसे होगा आपको एक बार बता रहे हैं ऑपरेटिंग जी।
इनवॉइस के क्यूआर कोड के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के वाउचर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड, उसमें सेल्स इनवॉइस, उसके अंदर ये हमसे पूछेगा प्रिंट ई इनवॉइस क्यूआर कोड, उस ऑप्शन को हमें यस करना है। उसको यस करके जो भी हमारी इनवॉइसेस बनेंगी और उसका हम ई इनवॉइस जनरेट करेंगे बिजी के अंदर। तो एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग वो उस क्यूआर कोड को बिजी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर प्रिंट कर देगा। इनकेस क्यूआर कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो कई तरीके से आती है। आप जो है स्पेसिफिक अपना कोई डिटेल्स क्यूआर कोड में कराना चाहते हैं, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड को एक बार प्रीव्यू करता हूं तो यहाँ पे हमें क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्यूआर कोड उस ई इनवॉइस का यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको स्कैन करेंगे तो उस ई इनवॉइस रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे स्कैन करने से मोबाइल ऐप में डिस्प्ले हो जाएगा, दिखाई दे देगा। बेसिकली ई इनवॉइस को वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। आप उस पर स्कैन करेंगे तो वो बता देगा कि ये जो ई इनवॉइस का क्यूआर कोड आपके प्रिंट आउट के ऊपर है वो सही है या वैलिड है या नहीं है। तो ये प्रोसेस है। दूसरा जो है कि क्यूआर कोड के अंदर आप अपनी पेमेंट रिलेटेड चीज़ों को जो है कि स्पेसिफाई करा सकते हैं। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको जो है कि यहाँ की सपोर्ट हेल्पलाइन पे बात करके इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो उसको स्कैन कराएंगे आप उस क्यूआर कोड को, तो कोई भी पर्सन स्कैन करेगा तो डायरेक्टली पेमेंट हो जाती है आपके उस यूपीआई आईडी के ऊपर। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप यहाँ की हेल्पलाइन पे बात कर लें तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बेसिकली एक इनवॉइस फॉर्मेट ही डिजाइन होती है उसके अंदर। जो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, वो एडमिन नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी मैम। सर वो से बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए मैम। सर एक क्वेश्चन तो मुझे ये था कि आपने भी इस ऑनलाइन फीचर्स में बताया था कि हम अनेबल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन मोबाइल पे आ जाए। हाँ जी मैम। तो वो कहाँ से कर सकते हैं सर? मैम इसके लिए जो है एक बार अप्रतिम जी दिखाएंगे। इनके लिए मैं दो चीज बता दूं। पहले सबसे पहले तो आपके पास में एक्टिव बीएलएस होना चाहिए, जो हमारा बीएलएस होता है। दूसरा जो है आपको मोबाइल पे एक हमारा है बीजी बीएनएस ऐप, आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। बीएनएस ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसमें रजिस्टर करना है। जैसे व्हाट्सएप पे रजिस्टर करते हैं वैसे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप जैसे ही एंटर करेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे सर्वर से। उसके बाद में जो है आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको अप्रतिम जी बता रहे हैं। मोबाइल ऐप आपको मैम अपने डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे अपने फ़ोन के ऊपर। उसके बाद बिजी में आपको आना है। बिजी में आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, इसमें आपको जनरल टैब के अंदर आना है। ये फीचर आपको बिजी 18 ऑनवर्ड अवेलेबल होगा। तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। आपको इस ऑप्शन को यस करना है। कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू आईडी क्लिक करेंगे आप। बीडीएफ आईडी यहाँ पे बनेगी। ये जैसे नॉर्मल ईमेल आईडी बनती है उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए मेरा नाम अप्रतिम है और अप्रतिम के नाम से एक बीडीएफ आईडी बन चुकी है तो दोबारा नहीं बनेगी, तो अप्रतिम -1 करके बनाना होगा। तो आप यहाँ पे अपना बीडीएफ आईडी बना करके क्रिएट कर देंगे तो वो फिर उस आईडी को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो जो भी आईडी होगी यहाँ पे आपकी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। इसको सेव करने के बाद फिर आपको
कौन सी ट्रांजेक्शन्स की नोटिफिकेशन जो है कि आपको अपने मोबाइल ऐप के ऊपर चाहिए, तो आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सेल्स या परचेज कोई भी ट्रांजेक्शन में, फिर अपनी सीरीज को सेलेक्ट करके आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे, इसमें वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में फिर राइट साइड में आपसे पूछता है यहाँ पे जैसे सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, उसी तरीके से आपसे पूछेगा सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी बीएनएस आफ्टर सेविंग, आपको ये ऑप्शन को यस करना है। इसको आप यस करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर बटन में जाएंगे तो फिर ये पूछता है कि पीडीएफ एज अ पीडीएफ अटैचमेंट भी सेंड करना है आपको, तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस रहता है। कौन से फॉर्मेट से वो पीडीएफ जानी चाहिए, तो जो भी फॉर्मेट से आप अपना इनवाइस प्रिंट करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर बाकी नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पे, सेंड टू पार्टी मतलब जो भी जिस पार्टी को आप बिल बना रहे हो उसको भी नोटिफिकेशन भेजना है तो यस, और सेंड टू सेल्फ एज ए बिजनेस ओनर हमारे अपने मोबाइल नंबर पे चाहिए तो ये ऑप्शन यस करके यहाँ पे हम अपनी मोबाइल नंबर डिफाइन कर देंगे और इसको फिर सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद जैसे ही हमारा कोई ट्रांजेक्शन सेव होगा या ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिजी बीएनएस, उस पर भी डायरेक्टली क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रिपोर्ट्स जो मेल हो सकती हैं या प्रिंट होती हैं बिजी से, वो आप उस ऐप के ऊपर भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है आपसे नोटिफिकेशन सेंडिंग, आप इसको यस करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पार्टी का मोबाइल नंबर आ रहा है, तो मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो वो नोटिफिकेशन विद इन अ सेकेंड मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। अगर आपको अपनी कस्टमर को भी कराना है तो कस्टमर को भी उस मोबाइल ऐप के ऊपर रजिस्टर कराना होगा। बेसिकली ये इस तरीके से समझ लीजिए कि ये व्हाट्सएप के तरीके से वर्क करता है। एग्रीड सर, अगर इसके अंदर ये ऑप्शन भी होगा कि फॉर एग्जांपल हमने बिल अभी इनवॉइस काटा है और उसमें एडिशन होने के चांसेस है, तो हम नोटिफिकेशन का जो उसने हमसे कमांड मांगा उसको हम अभी एक बार के लिए नो कर दें। बिल्कुल नो कर सकते हैं आप, वो ऑप्शनल होता है मैम, किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है आपकी। सेविंग के लिए कंफर्मेशन वही जाएगी, जिस चीज को कंफर्मेशन देना चाहते हैं सिर्फ वही वाला जाएगा। हाँ जी मैम। देखिए मैम, एक क्वेश्चन सर। जी सर। हाँ बोलिए। सर इसमें एक जो क्वेश्चन और है बीएनएस का कंसेप्ट है, जो बीएनएस का कंसेप्ट है वो ये है, जी। जब भी हम कोई इनवॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रिंट करते थे। प्रिंट के बाद में एक नया जमाना आया, वो कहते थे आप ईमेल कर दो जी। उसके बाद में एक शॉर्टेस्ट जमाना आ गया, उन्होंने कहा जी अब एसएमएस कर दो जी, ईमेल बाद में देखता हूँ, एसएमएस तुरंत देख लेता हूँ। अब एसएमएस के बाद में व्हाट्सएप आ गया। अब व्हाट्सएप आने के बाद में सबको फ्री में, इंटरनेट तो सबके पास में, अब सबको फ्री में चाहिए। जब एसएमएस करेंगे तो उसमें पैसे लगते हैं। उसके बाद में जब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने अपना एपीआई प्राइवेट नहीं किया हुआ है, वो अपना एपीआई बेच नहीं रहा है, तो हमने अपना एक प्राइवेट चैनल ऐप बनाया है, जिस ऐप में आपको 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, 5 पैसे नहीं लगेंगे, 5 पैसे नहीं लगेंगे। उस पे आप क्या भेज सकते हो, जो आप प्रिंट कर सकते हो वो सब कुछ भेज सकते हो। लाइक जैसे आप कहते हैं किसी का लेजर पीडीएफ में भेजना है तो लेजर भी भेज सकते हैं आप कह रहे हैं उसमें किसी का बिल बाय बिल का भेजना है, बिल बाय बिल का भेज सकते हैं। अब आप अपने कह रहे हैं चार्टर अकाउंटेंट को पूरा ट्रायल बैलेंस भेजना है तो ट्रायल बैलेंस भेज सकते हैं। कहने का मतलब जो प्रिंट हो सकता है वो सब सारा का सारा जो है बीएनएस के थ्रू से आप भेज सकते हैं। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा चीज है, हमने बिजी का बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया। अब बैकअप हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा, बैकअप हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा, तो वो हम क्या करते हैं बिजी बीएनएस के थ्रू से वो नोटिफिकेशन दिलवा देते हैं। ये आपको जो है प्रतिम जी दिखा रहे हैं कैसे हमारे ऐप में कैसे आता है। एक बार हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं और आपको दिखा भी देते हैं अगर हो पाया तो। नहीं हो रहा है, कंपैटिबल नहीं, तो कोई बात नहीं मैम, आप मोहन जी की टीम से एक बार कनेक्ट कीजिएगा, आपको वो दिखा देंगे लाइव ना, आपके मोबाइल पे डाउनलोड करके दिखा देंगे। अब जो है एक अनमोल जी
एक है हमारे पास में आया हुआ है, उनका ही था, जो हम 18 से 21 कैसे करेंगे। इसके लिए तो आपको सीधा सीधा मोहन जी से बात करनी पड़ेगी और वो आपको रास्ता दिखाएंगे। हाँ नहीं, 18 जिसका BLS नहीं है कैसे फ्री होगा? हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन। बेसिकली 18 से 21 जिसका भी BLS एक्टिव है उन सबको फ्री है। ये हमारी बिजी कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट है न्यू ईयर का। सबको 18 से BLS जो भी है उन सबको फ्री है। जो भी 18 से 21 में जाना चाहते हैं और जाना चाहिए और जाना है तो वो 18 से 21 में अपने आप को अपग्रेड कर ले। हम पूछता है, वो आपसे पूछता है फ्री अपग्रेड इज इट, तो हम पहले डाउनलोड कर लेंगे 21 को और फिर हम अपग्रेड कर लेंगे। बस केवल एक कंडीशन एक ही है कि हमारा BLS एक्टिव होना चाहिए। कोई बोल नहीं रहा। और आप सभी का जो भी इस मीटिंग में आए हैं वेबिनार में, सबका तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी जिन्होंने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे से आगे अभी आपको कोई भी और भी किसी भी टॉपिक पे कोई सॉल्यूशन चाहिए हो तो हमें जरूर बताएं, मुझे लिखें, मुझे बताएं, मुझे SMS करें, मुझे WhatsApp करें। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नया वेबिनार कंडक्ट करके आप लोगों को टाइमली इंटीमेट करेंगे सो दैट आप सब बेनिफिट उठा सकें। My number is 9810112325. My name is Mohan Gupta. Sir, can you please repeat? It's 98101. मैं लिख रहा हूँ अपना नंबर उस पे स्क्रीन पे भी, आप प्लीज। मैंने सबको भेज भी दिया है और डेफिनेटली मैडम कह रही हैं कि TDS पे करें, TCS पे करें। नेक्स्ट टाइम हम इस पे जब भी करेंगे आपको जरूर इंटीमेट करेंगे, जल्दी ही करेंगे। जिन लोगों को मेरा नंबर चाहिए है वो ये ले सकते हैं, नंबर अभी यहाँ पे लिख रहे हैं। और जिसको सपोर्ट टीम का चाहिए वो सपोर्ट टीम के नंबर भी हम लिख सकते हैं। 25 के साथ 35 और 85 भी लिख। प्रीतम 25 के साथ 35 और 85 भी लिख दो लास्ट में। ये हमारे सपोर्ट के नंबर सर, 35 एंड 85 ओनली 35। ये हमारे नंबर हैं। 25 मेरा नंबर है, 35 और 85 लास्ट के अंदर मेरी सपोर्ट टीम के नंबर हैं। बाकी नंबर और भी हैं। ऑल लैंडलाइंस आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट नंबर्स आर देयर एंड नंबर तो और भी हैं। अगर सपोर्ट नंबर सी हमें लिखने हैं तो ये नंबर और लिखा तो बिजी सपोर्ट के। Thanks for everyone. Thank you very much. अभी भी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या कोई बात है तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ फॉर्मली हम इस वेबिनार को एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास में मेल गया होगा, जिस मीडियम से आपके पास में इनविटेशन आया होगा उस मीडियम से हमें जरूर सजेस्ट करें जो नेक्स्ट वेबिनार हम किस टॉपिक पे लें। और आपका जो है क्या ये टाइमिंग सूट करता है या टाइमिंग में भी कोई चेंज है या आपको लग रहा है जो किसी वर्किंग डे में होना चाहिए, नॉन वर्किंग डे में होना चाहिए, जो भी आपके फीडबैक्स हैं प्लीज आप एक बार शेयर हमें जरूर करें। थैंक यू। हेलो हाँ जी सर। ये बिजी सपोर्ट के नंबर है 9 डिजिट के हैं।